1 अरब डॉलर्स वाले कॉनकॉर्स डी पर पहला बड़ा पैसेंजर ट्रायल शुरू होने में बस 20 मिनट बाकी है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ट्रायल मैनेजर विड गोहिल अच्छे से जानती हैं कि अगर ये सारे फॉल्ट्स टाइम से ठीक नहीं हुए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। माइल्स ने प्रॉमिस किया था कि सारी लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, ट्रैवलेटर्स अच्छी तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये सारी फैसिलिटीज काम नहीं करेंगी तो सारी जिम्मेदारी माइल्स की होगी। तभी वो इतना परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये लिफ्ट बंद कैसे हुई? कसम से तुम लोगों ने दिमाग खराब कर दिया मेरा। कितनी बार कहा सब चालू करो। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। चलो ये लो, ये चालू हो गई अब। ये तो एक छोटी सी मुश्किल दूर हुई है, अभी मुसीबतें बहुत बाकी हैं। जैसे ही माइल्स और विड गेट पर पहुंचे, माइल्स, फायर अलार्म की टेस्टिंग हो रही है। जब भी फायर अलार्म की टेस्टिंग होती है, शटर्स गिरा दिए जाते हैं। कोई फायर अलार्म टेस्ट नहीं करेगा, देखो, वरना हमें बिल्डिंग खाली करनी पड़ेगी और मेरी मुसीबत बढ़ जाएगी। आज माइल्स की इज्जत दांव पर है। अगर इमरजेंसी इवैक्यूएशन हुआ तो उन्हें पूरी बिल्डिंग खाली करानी पड़ेगी और ट्रायल दोबारा शुरू कराना पड़ेगा। माइल्स ऐसा सोच भी नहीं सकते। देखो, अब इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ, ठीक है? कोई फायर अलार्म नहीं बजने चाहिए। चलो सब लोग नीचे चलते हैं। ठीक है, हम भी तैयार हैं ट्रायल के लिए। मैं वॉलंटियर्स को लाती हूँ। टाइम्स अप। फिड्स यानी कि फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन्स अभी भी बंद हैं। 250 पैसेंजर्स बस आने ही वाले हैं। मुझे बस यही फिक्र है कि सारे सिस्टम्स ऑन रहें और नेटवर्क भी ठीक से काम करे, ताकि फिड्स और गेट्स में कोई दिक्कत ना हो। अगर अगले 5 मिनट में फिड्स ठीक नहीं हुई तो ट्रायल का फेल होना पक्का है। दुबई वर्ल्ड सेंट्रल में कार्ल अपने करियर की सबसे इंपॉर्टेंट कार्गो फ्लाइट्स में से एक की लोडिंग करने वाले हैं। 95 टन की ये लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन एड नेपाल भेजी जानी है, जहां बहुत बड़ी तबाही आई हुई है। हमें एक फ्लाइट में जाना है इमरजेंसी रिलीफ इक्विपमेंट के साथ। ये नेपाल अर्थक्वेक के विक्टिम्स की मदद के लिए भेजा जा रहा है। मदद के सामान को दुबई में स्टोर करके आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेपाल में अब तक के सबसे बड़े अर्थक्वेक में 28 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। पूरी दुनिया की नजरें इन फ्लाइट्स पर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस सामान की सख्त जरूरत है। कार्ल की कोशिश है कि ये पूरी 34 पैलेट्स 90 मिनट के अंदर लोड हो जाए। इतनी पैलेट्स हैं कि चलने की जगह नहीं बची। कार्ल हर हाल में इस फ्लाइट को टाइम से भेजना चाहते हैं। मुसीबत में फंसे लोगों को इसी का इंतजार होगा। लेकिन नेपाल की राजधानी काठमांडू के रनवे पर 747 जैसे बड़े एयरक्राफ्ट की लैंडिंग नहीं हो सकती। इसलिए इस प्लेन को पहले दिल्ली भेजा जाएगा, जहां 3 छोटे एयरक्राफ्ट्स में यह सामान भरकर नेपाल भेजा जाएगा। नेशनल एयर एजेंट धारण चाहते हैं कि इस काम में बिल्कुल देर ना हो। देखिए, इसे टाइम पर भेजना होगा। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसे टाइम पर यानी 5 बजे डिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर देर हुई तो कनेक्टिंग फ्लाइट्स भी डिले हो जाएंगी। इसलिए पूरी कोशिश करेंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और जो भी होगा हम करेंगे, ठीक है? अगर 747 लेट होती है तो दिल्ली वाली फ्लाइट्स मिस हो जाएंगी और जरूरी मदद मुसीबत में फंसे लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन फ्लाइट्स चाहे जितनी भी अर्जेंट क्यों ना हो, लोडिंग के स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स तो उसे भी फॉलो करने पड़ते हैं। और कार्ल को शुरू से ही दिक्कत समझ में आ गई। आप पहले भी कह रहे थे कि ये पैलेट बाहर को निकला हुआ है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने चेक कर लिया है, सब ठीक है। हमारे अलाइनमेंट के अंदर है तो फिर ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत हुई भी तो हम लॉक एडजस्टमेंट तो कर ही सकते हैं, क्यों? है ना? हाँ, ये वैसे मामूली सा बाहर निकला है, ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नेपाल के लोगों तक ज्यादा मदद पहुंचाने के चक्कर में 34 में से 25 पैलेट्स की लोडिंग गलत तरीके से हो गई है। ऐसे मामलों में अक्सर दिक्कत हो जाती है। कार्गो का किनारा पैलेट के किनारे से बाहर निकला हुआ है। हालांकि ये 2 से 2.5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतने में ही अच्छी खासी मुश्किल हो सकती है। कार्गो होल्ड्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि पैलेट्स एकदम सही जगह फिट हों। अगर वो ज्यादा बड़े हों तो अपने स्लॉट में फिट नहीं होंगे और ना ही लॉक हो पाएंगे। हालांकि ये मामूली से ही बड़े हैं और कार्ल को उम्मीद है कि सारा कार्गो प्लेन में फिट हो जाएगा। वो नो, नहीं, अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। ओके।
और लीजिए मोमेंट ऑफ ट्रूथ। देखा, कहा था ना मैंने कि ये दिक्कत है, राइट? इन दोनों पैलेट्स में गैप है। जब इस वाली को हमने इसके साथ सटाकर लोड किया तो ये अपनी पोजीशन पर नहीं आ रहा। ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ओवर साइज है। अब ऐसे में हम इसके पीछे से लॉक नहीं लगा सकते हैं। लॉक ऊपर उठकर लगने चाहिए ताकि पैलेट अपने स्लॉट में फिक्स हो जाए, लेकिन अभी लॉक नहीं लग रहे। अगर कार्गो लॉक नहीं हो पाया तो प्लेन में नहीं जा पाएगा। लेकिन कार्ल के पास एक तरीका और है। अब हम इस पैलेट को घुमाकर देख रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि उस तरफ से ये फिट हो जाना चाहिए। वो हिस्सा इतना ओवर साइज नहीं है। मामला टाइट है बहुत ज्यादा। फिट हो जाए तो अच्छा है। ये काफी क्लोज तो है, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इस बार तो काम बन गया, लेकिन यही काम हर पैलेट के साथ करना पड़ेगा। इनको फिट करना किसी 3D गेम से कम नहीं है और इसमें बहुत टाइम लग रहा है। हमारे 20 से 30 मिनट पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। ये पैलेट्स इतने ओवर साइज है कि इन्होंने हमारा पसीना निकाल दिया। अब तक सिर्फ 8 पैलेट्स लोड हुई हैं। ओवर साइज होने की वजह से ये जगह भी काफी ले रही है और अभी 26 पैलेट्स लोड होना बाकी है। हम इसे किसी भी कीमत पर डिले नहीं कर सकते क्योंकि आगे दिल्ली से कनेक्टिंग फ्लाइट है। ट्रायल शुरू होने से कुछ ही मिनट्स पहले फ्लाइट इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स ने काम करना शुरू कर दिया। ओके, D4, D11, D5 परफेक्ट। ऑलराइट, मैं उधर जाती हूँ। कॉनकॉर्स पर जो वॉलंटियर्स आए हैं उनमें एयर साइड ऑपरेशंस मैनेजर लॉरा ब्रैनिगन भी शामिल हैं और उनको एक खास काम मिला है। मेरा नाम है नाजिम अल अली। मैं फर्स्ट क्लास पैसेंजर हूँ। मैं दोहा जा रही हूँ, मगर मुझे बेहोश होना है। मेरा काम है मेडिकल इमरजेंसी क्रिएट करना। देखते हैं क्या होता है। इससे पहले कि लाखों असली पैसेंजर्स इस कॉनकॉर्स को यूज करना शुरू करें, इसे एक जरूरी टेस्ट सिमुलेटेड मेडिकल इमरजेंसी को पास करना पड़ेगा। अगर मेडिकल टीम 10 मिनट के अंदर लॉरा के पास नहीं पहुंची तो टेस्ट फेल हो जाएगा। ये पहला लॉट है वॉलंटियर्स का। ये सब APN स्टेशन की तरफ जा रहे हैं ट्रायल शुरू करने के लिए। एस्केलेटर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आई थी उससे माइल्स को डर है फिर से कोई मुश्किल ना आ जाए। इस स्टेज पर अगर ट्रायल फेल होता है तो उनकी मुसीबत हो जाएगी। थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि ये इस कॉनकॉर्स का पहला बड़ा ट्रायल है और सब कुछ प्लान के हिसाब से करना कोई आसान काम नहीं है। अब हम ट्रायल शुरू कर रहे हैं। हमें इस तरफ से जाना है। सारे 250 वॉलंटियर्स अब लिफ्ट्स, स्टेयर्स और एस्केलेटर्स यूज करते हुए फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले स्क्रीन्स तक पहुंचेंगे और गेट्स तक जाने का रास्ता ढूंढेंगे। स्टाफ मेंबर्स उन्हीं पर नजर रखेंगे। वॉलंटियर्स को अपनी मॉक फ्लाइट्स को टाइम से ढूंढना और बोर्ड करना है, तभी ट्रायल पूरा हो पाएगा। लेकिन ट्रायल शुरू होते ही गड़बड़ियां भी शुरू हो गई। एक ट्रैवलेटर चल ही नहीं रहा है। अभी सब लोग उस तरफ जा रहे हैं। वापस आते हुए ये वाला ट्रैवलर यूज करेंगे। इसे ऑन करवाओ क्योंकि मुश्किल से 10 मिनट बाद ही लोग यहाँ से वापस आने लगेंगे। लगता है किसी ने ट्रैवलेटर को ऑफ कर दिया है, लेकिन इसका न चलना बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। अगर ये काम नहीं करता तो हमारा फेलियर ही माना जाएगा। इसे हमें जल्दी से चालू कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी ही ये सारे लोग वापस भी आएंगे। इसे ऑन कर दूं क्या? हाँ, ऑन करो भाई इसे। इसकी की कहाँ है? कई बार मैं सच में फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ये बताओ, ये बंद किसने किया था? उधर वॉलंटियर पैसेंजर लॉरा अपना गेट ढूंढ रही हैं। ये जरूरी है कि फिर से उन्हें ये पता चल जाए। मुझे अपना बोर्डिंग पास मिल गया है। एक बार जरा स्क्रीन पर अपना डिपार्चर गेट देख लेती हूँ। ये रहा गेट D5। इस बीच डिपार्चर्स पर माइल्स ने फटाफट ट्रैवलेटर को ऑन करवा दिया है। चलो, अब ये ऑन तो हो गया है। अब ठीक है, बस की लगाकर स्विच ऑन करने की देर थी। छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कायदे से होनी नहीं चाहिए थी। अब पूरी टीम गेट पर है। अब बारी है लॉरा की मेडिकल इमरजेंसी वाले सीन की। अब हमें चेक करना है कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल। देखना है कि गेट स्टाफ किस तरह से मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज को यहाँ बुलाता है। ये ट्रायल का बहुत जरूरी हिस्सा है। इसे पास करने के बाद ही कॉनकॉर्स को असली पैसेंजर्स के लिए खोला जा सकता है।
अगर मेडिकल स्टाफ यहाँ टाइम से नहीं पहुँचता तो ट्रायल फेल हो जाएगा। वो लोग जब आएंगे डिनाटा वाले और आपसे पूछेंगे कि क्या हुआ आपको, तो आपको बोलना है कि तबीयत ठीक नहीं है, चेस्ट पेन है। स्टाफ और ट्रायल में हिस्सा ले रहे वॉलंटियर पैसेंजर्स को कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। फुल ड्रामा, जितना एक्ट कर सकते हैं उतना कीजिएगा। I'll do my best. Okay, thank you. Good luck. Thanks. जब आप रेडी हो शुरू कर दीजिएगा। माइल्स को पता है कि इस टेस्ट में पास होना कितना जरूरी है। Oh my God, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। लॉरा बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रही है, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं कर रहा। मेडिकल टीम की जिम्मेदारी माइल्स की नहीं है, लेकिन ये ट्रायल फेल हुआ तो एक बार फिर से ट्रायल होगा और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। DWC में कार्ल नेपाल अर्थक्वेक के बाद बचे लोगों की मदद के लिए आए सामान को लोड करवा रहे हैं। उनके पास टाइम कम है, लेकिन काम बहुत धीमे चल रहा है। ज्यादातर पैलेट्स जरूरत से ज्यादा बड़े हैं, बाहर को निकल रहे हैं और करीब सारे के सारे ऐसे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है हमें इन्हें लोड करने में। ये आ रहा है क्या? नहीं, ये नहीं आ रहा है। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये पैलेट्स अंदर नहीं आ पाएंगे, दरवाजे के अंदर भी नहीं जा पाएंगे। ये अब इतनी जगह नहीं है कि ये अंदर आ पाए। इनका साइज लगभग 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। अब कार्ल कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 2 पैलेट्स कुछ ज्यादा ही बड़ी हैं। उन्हें कुछ अलग सोचना होगा। हम इन्हें वेयर हाउस में वापस भेज रहे हैं। इनको दोबारा से पैक करना पड़ेगा। यहाँ से वापस आने में कितना टाइम लगेगा? काम मुश्किल है। कार्ल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे तैसे बाकी बची पैलेट्स लोड हो जाएं। हाउ मच? कितना गैप चाहिए तुम्हें? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर और? अच्छा, इतना तो नहीं मिल पाएगा। अगर पैलेट्स फिट नहीं हो पाई तो प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाएगा और दिल्ली की कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो जाएगी। कार्ल कुछ और तरीका सोच रहे हैं। देखो, ये वाला पैलेट भी परेशान कर रहा है। हम इसे पुश करेंगे पीछे से यहाँ और इस स्ट्रैप को यहाँ पर लॉक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर। अब बस एक ही रास्ता है, पैलेट्स को आपस में बांधना। अरे ये क्या हो गया? ये तो यूज ही नहीं हो सकती है। अब मैं इसको कैसे बांधूंगा? लेकिन स्ट्रैप्स से भी बात नहीं बन रही। कार्ल का प्लान बेकार हो रहा है। पता नहीं इनका ये हाल कैसे हो गया है। हाँ, क्या कहा आपने? ये सब के सब मुड़ी हुई हैं। हाँ, ये तो सच में खराब है। डेडलाइन तेजी से खत्म हो रही है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। कार्ल सिर्फ 1 घंटा बचा है। हाँ, मालूम है। ये टाइम पर नहीं हुआ तो दिल्ली में प्रॉब्लम हो जाएगी। मगर ये दोनों ठीक भी तो नहीं है। प्लीज जल्दी करो, कम ऑन। मुझे जो भी स्ट्रैप मिली है सब के सब बेकार है। कॉनकॉर्स डी पर मेडिकल इमरजेंसी वाला सीन तैयार किया गया है। ये स्टाफ का टेस्ट है कि वो कितनी जल्दी और सही तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। जितने लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए था सबने नहीं किया। सो मे आई हेल्प यू? टर्मिनल ऑपरेशंस डिनाटा के अलावा हम सबकी जिम्मेदारी है ये प्रोसेस सही तरीके से हो। लॉरा के बेहोश होने से स्टाफ कंफ्यूज हो गया है। किसी को नहीं पता है कि करना क्या है। टाइम खत्म हो रहा है। मेडिकल रिस्पांस टीम को 10 मिनट के अंदर लॉरा के पास पहुंचना होगा। आखिरकार किसी ने उन्हें देख लिया। क्या हुआ आपको? सिर में चोट लगी है क्या? आपके सिर में चोट है? हाँ। यहाँ कोई है जो मेडिकली सर्टिफाइड हो? एक और वॉलंटियर पैसेंजर वहां मदद करने पहुंच गया है। अभी आपका एक ही वॉलंटियर वहाँ फ्लोर पर है और बीमार पैसेंजर से बात कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, मगर रियलिटी में जब कोई पैसेंजर बेहोश होता है तो आसपास के लोग मदद करने आ जाते हैं। राइट, मालूम है, मगर अभी तक डिनाटा से कोई नहीं आया है। नहीं, गेट स्टाफ तो 2 बार आ चुका है। नहीं, मगर रियल लाइफ में भी अगर ऐसा हो तो क्या आप उसे ऐसे ही पड़े रहने देंगे? ऐसे मामले में क्या करना है स्टाफ को नहीं पता, जो विड और ट्रायल टीम के लिए फिक्र की बात है। हाय, हमने मेडिकल टीम को बता दिया है, वो आते ही होंगे। आप उठकर सीट पर बैठ सकती हैं? नहीं उठ पाऊंगी, ऐसे ही ठीक हूँ। अच्छा, आपको लेटे रहना है? हाँ।
अगर ये असली मेडिकल इमरजेंसी होती तो कुछ ही मिनट की देरी पेशेंट के लिए भारी पड़ सकती थी। आखिरकार रिस्पांस टीम पहुंच गई। हेलो, क्या तुम ठीक हो? हाय, नहीं, चेस्ट पेन हुआ और फिर मैं बेहोश हो गई। फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। ठीक है? 6 मिनट्स। रिस्पांस टाइम तो बढ़िया है, मगर मुझे लगता है कि फ्लोर पर सिचुएशन को और अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। गेट स्टाफ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ होनी चाहिए थे। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें एक्चुअली क्या करना है। हम बस टाइम देख रहे थे। हेलो माइल्स, क्या हाल है? गुड एक्टिंग। मैं इम्प्रेस हुआ पसंद आई। काम पूरा नहीं हुआ, अब व्हील चेयर पर बैठना होगा। और एक्ट करना है अभी। अच्छा हुआ आज मैंने स्कर्ट नहीं पहनी, वरना। आइए हम आपके लिए व्हील चेयर अच्छा, लेके इस आए पर बैठना है। अभी मुझे मेडिकल सेंटर जाना है। ड्रामा पूरा नहीं हुआ अभी। ट्रायल से बाहर जाने का आसान तरीका। लेकिन ऐसा आसान तरीका माइल्स को नहीं मिलेगा। ट्रायल का रिजल्ट जानने वो विड के पास पहुंचे। कैसा लगा आपको ट्रायल? रिजल्ट क्या हो सकता है? लॉजिस्टिकली सब कुछ अच्छे से हुआ। पैसेंजर्स को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो मुझे लगता है ट्रायल पास हुआ। यानी शुरू में जो दिक्कतें आई थी उनको आपने इग्नोर कर दिया है। थैंक गॉड। मोस्ट ऑफ देम, या जी, ज्यादातर को। बढ़िया है। मेरे लिए तो ये पॉजिटिव रिजल्ट है। पहला बड़ा ट्रायल अच्छे से हो गया। कुल मिलाकर हम सब के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है। मैं बहुत ही खुश हूँ। आज सुबह प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था मुझ पर। माइल्स ने ये टेस्ट तो पास कर लिया है, लेकिन अभी सबसे बड़ा टेस्ट होना बाकी है। कुछ ही दिनों के बाद कॉनकोर्स पर एक रॉयल विजिट होने वाली है। शेख अहमद यहाँ आ रहे हैं, कॉनकोर्स को खुद इंस्पेक्ट करेंगे और तब तक हमें सब कुछ कंप्लीट करना पड़ेगा। और लास्ट मिनट में आज जैसी मिस्टेक्स नहीं चलेंगी। मुझे और मेरी पूरी टीम को ये काम टाइमली पूरा करना ही पड़ेगा। हर हफ्ते कॉनकोर्स में एक नई सुपर कार आती है, लॉटरी में फर्स्ट प्राइज जीतने वाले को इनाम देने। सीनियर मार्केटिंग मैनेजर रोलैंड आसेयो एक नई पोर्श पैनामेरा की डिलीवरी लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आज हम इसे एयरपोर्ट के अंदर ला रहे हैं। लेकिन $1,30,000 की कार को कॉनकोर्स के अंदर लाना ड्यूटी फ्री टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कार यहाँ से अंदर आएगी और पोर्शे के लिए ये काफी तंग रास्ता है। ये कॉनकोर्स पर सबसे बड़ा और शायद सबसे महंगा आइटम होगा। वो आ गई, कार आ गई है। आज ड्यूटी फ्री मार्केटिंग सुपरवाइजर एंडी रेयस कार ड्राइव कर रहे हैं। मैं जब भी इस तरह की महंगी लग्जरी कार्स चलाता हूँ तो थोड़ा कॉन्शियस रहता हूँ। कार को बिना किसी नुकसान के कॉनकोर्स तक पहुँचाना उनकी जिम्मेदारी है। जस्ट लेट मी नो कि मैं सेंटर में हूँ ना, बैरियर के। हाँ, ओके, सही है, एकदम सही। आराम से आओ, आराम से, आराम से। लेकिन बैरियर्स के बीच तंग रास्ते से कार निकालते हुए एंडी बहुत नर्वस हो चुके हैं। गैप ठीक है? फाइन। हालांकि दोनों तरफ 5-5 सेंटीमीटर का गैप है, लेकिन एंडी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। क्या मैं सेंटर में हूँ? स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। जरा सा भी स्क्रैच लगा तो रिपेयर में $1,000 लगेंगे। ओके, इट्स क्लियर। ओके। कॉशियसली ड्राइव करते हुए एंडी ने कार को बैरियर्स के बीच से निकाल ही लिया। आराम से, आराम से। अब इसे फ्रेट एलिवेटर तक पहुंचाना है। लिफ्ट के एकदम सेंटर में रखो, ठीक है? कॉनकोर्स में भी उन्हें कार के लिए रास्ता बनाना है। एंडी को महंगी कारें चलाने में मजा आता है। मुझे मैक्लारन चलाने का मौका मिला, मर्सिडीज, BMW, पोर्शेस ऑन अ डेली बेसिस। इन गाड़ियों को चला के मुझे लगा कि मैं बहुत ही रिच किस्म का इंसान हूँ और लोगों को ये पता भी नहीं चलता कि ये मेरी है भी या नहीं। एंडी भले ही खुद को मिलियनेयर समझे, लेकिन इन सुपरकार्स को वो 30 km/h से ज्यादा स्पीड से नहीं चलाते। बहुत मुश्किल काम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कार रैंप से फिसल सकती है और डैमेज हो सकती है। कितना गैप है? थोड़ा सा। फाइन, ओके, मैं रिवर्स कर रहा हूँ। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। क्या हो गया? पोर्श की टॉप स्पीड चेक करने का ये कोई सही टाइम नहीं है। इधर गैप कम है। रैंप ठीक से नहीं रखे गए हैं। ओके, अब सही है। इसलिए एंडी को फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो अब इसका अलाइनमेंट ठीक है ना? हाँ, अभी थोड़ा धीरे चढ़ाना। ओके, चलो सही है अब। कमान, कमान, कमान। आराम से, आराम से।
चलते रहो बस। आखिरकार सुपर कार अपनी जगह पहुंच ही गई। That's it. अब जाकर मुझे रिलीफ मिला है। कार अच्छे से पार्क हो गई है, कुछ भी डैमेज नहीं हुआ। अब अगले 1 हफ्ते तक ये कार कॉन्कोर्स बी के एकदम बीचों बीच रखी रहेगी, अपनी नए मालिक के इंतजार में। Until the next one. Thanks, Andy. Okay. Great.